एक तो सुदर्शन है, ऊपर से चक्रधर है। मैं कल बोल रहा था इन्हें कि डबल एडजेक्टिव्स के साथ जो है आप एकदम पूरी धरा को तौले हुए, तो गिरधारी भी इस प्रकार से। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इतने बड़े वैज्ञानिक के बाद एक पत्रकार को मंच पर बुलाना बहुत मुश्किल काम होता है। और किरण जोहरे जी का मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने नागपुर का जो मेरा आगमन है उसको सफल कर दिया। क्या बात, अच्छी बात है। मंच पर विराजमान आदरणीय श्री प्रकाश पोहरे जी, किरण जी जोहरे साहब, अविनाश जी काकड़े, सूर्यकांत भारती, उमेश जी साहब धारे, श्री सुदर्शन चक्रधर जी, और मुझे जानकारी मिली है कि देशोन्नति का हर जिले में कार्यक्रम चल रहा है और 2-3 जिले से पधारे यहाँ पर सभी पत्रकार बंधु, देशोन्नति से जुड़े तमाम सहयोगी, आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि 2 बजने वाले हैं और आप मुझे सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे, तो मैं आभारी भी हूं। प्रकाश पोहरे जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं तो कहूंगा कि इस प्रकाश पुंज को जो स्वयं सूर्य हैं उनको मैं दीपक क्या दिखाऊं। मेरी मुलाकात प्रकाश जी से महज 6 महीने पूर्व की, आपको हैरानी हो, और उसके बाद ऐसा लगता है कि ये 60 साल से भी ज्यादा की मुलाकात है। ना मेरी आयु है इतनी गहराई हो गई। और मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पत्रकारिता करते हुए दिल्ली के दुर्योधन दरबार में क्या लाइन है, उसमें पत्रकारों की क्या हालत है। मैं समझता हूं कि नागपुर से यह आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए कि दिल्ली का दरबार दुर्योधन का दरबार हो गया। मैं इसलिए भी बहुत सौभाग्यशाली हूं कि यह भूमि शिवाजी की नहीं, शिवाजी की माता जीजाबाई के विदर्भ की भूमि पर मैं खड़ा हूं। बुल्ढाना में उनका जन्म हुआ और उस भूमि पर मैं खड़ा हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। मैं जब नागपुर आ रहा था तो मेरे बहुत सारे मित्र कह रहे थे कि नागपुर तो आजकल एक ही चीज के लिए प्रचलित है, क्या आप उस तरफ जाएंगे? मैंने कहा कि अगर वो बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं तो पत्रकार हूं, नारद हूं, हर जगह जा सकता हूं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 25 वर्षों में इस तरह की सभा मैंने देखी नहीं मीडिया हाउस की। मीडिया हाउस की ऐसी सभा नहीं होती। अपने पत्रकारों से अपना एडिटर इस तरह से मुखर होकर के बात करे, आंख में आंख डाल करके बात करे, और पत्रकार अपने संपादक से, अपने चेयरमैन से आंख में आंख डाल करके बात करे, सवाल जवाब करे। मैं कल दिन भर इन्हें देख रहा था। पत्रकार आ रहे थे और अपने एडिटर इन चीफ को कह रहे थे कि भाऊ ये नहीं हो रहा है, भाऊ वो नहीं हो रहा है, भाऊ ये होना चाहिए, भाऊ ये होना चाहिए। हिंदी में जो लोग नहीं जान रहे होंगे उनके लिए भाऊ का मतलब है कि बड़े भाई वो कह रहे हैं कि बड़े भाई ये नहीं हो रहा है, बड़े भाई वो नहीं हो रहा है।
और बड़े भाई बहुत विनम्रता से कह रहे हैं हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने सोचा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन अब मैं रिटायर नहीं हूं, न टायर न रिटायर। कल्पना कर सकते हैं आप, महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाला अखबार, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मराठी में प्रकाशित होने वाला अखबार, नाम देशोन्नति। मैं समझता हूं कि उनके कल्पना में भी यह बात नहीं आई होगी कि विदर्भ ही हमारा देश है, महाराष्ट्र ही हमारा देश है। उनके कल्पना में पूरा भारत है, इसीलिए उन्होंने अखबार का नाम देशोन्नति रखा। मराठी में छपता है नाम देशोन्नति है, और हिंदी में छपने वाला अखबार राष्ट्र प्रकाश, जो राष्ट्र को प्रकाशित करने के लिए चल रहा है। एक मैं इकोनॉमिक्स आपको बताता हूं। इस व्यक्ति के अखबार को दबाने के लिए एक समूह आया, उसने 3 रुपए से कीमत 2 रुपए कर दिया, 1 रुपए कर दिया, और इन्होंने उसी दिन निर्णय लिया और उसके बाद अपने अखबार की कीमत 6 रुपए कर दी। अद्भुत। और कहा कि बुद्धि चाहिए या रद्दी चाहिए, और विदर्भ ने बुद्धि का दामन थाम लिया, बुद्धि को अपना लिया, रद्दी को फेंक दिया। और बुद्धि बलवती है, और बुद्धि के सहारे देशोन्नति हो रहा है, ये होकर रहेगा। सर्कुलेशन कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, ये तो चलता रहेगा। 6 रुपए का ही आकलन कर लीजिए आप, 180 रुपए महीना। इंटरनेट का जो आप लोग रिचार्ज कराते हैं, वो सबसे मिनिमम रिचार्ज कितना है? 300 से नीचे का अब कोई रिचार्ज नहीं है जिसमें 1.5 GB डाटा मिलेगा आपको पर डे, और अगर आपने देखना शुरू किया तो फौरन से वो डाटा खत्म हो जाएगा। 28 दिन है। तो अब आप समझिए, एक तो आपको 3 GB 4 GB डाटा चाहिए, और भारत में 34 रुपए प्रत्येक दिन कमाने वाले की संख्या कितनी है? 40 करोड़। इसका मतलब क्या है कि सूचना हम 40 करोड़ तक तो देने का सोचा ही नहीं है हमने। इसलिए ये 180 रुपए का अखबार उन 34 रुपए के लिए भी मैसर होने वाला है। ये बात सही है कि हम टेक्नोलॉजी के हाईवे पर हैं। मैं टेलीविजन का आदमी हूं, मैं टेलीविजन के बारे में बता सकता हूं, उसका प्रभाव होता है, लेकिन जो ज्ञान विज्ञान की समग्रता आपको अखबार में मिलेगी, वो टेलीविजन में नहीं मिल सकती है। उसमें पद्धति दोष है। बाइट ले लिया, रिपोर्टर आया, हाँ आपका क्या कहना, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, 2.5 घंटा 3 घंटा खत्म। लेकिन यहां आप अखबार में जाते हैं तो बार बार पलटते हैं, एक शब्द के मायने पढ़ते हैं, मतलब निकालते हैं। हम आकाशवाणी उस वक्त सुनते थे तो उसमें ये ध्यानपूर्वक सुनते थे कि आज ये जो शब्द बोला जाएगा, इस शब्द के मायने क्या हैं, लक्ष्यार्थ क्या है, व्यंग्यार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है। अर्थ के बारे में जानना पड़ता था, लेखनी सुदृढ़ करते थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालते थे। तो ये पद्धति दोष है जो नई तकनीक है, और उसको तो सौंदर्य ने उस पद्धति को और दोषपूर्ण कर दिया है। मुझे याद है इनाडू टेलीविजन का इनॉग्रेशन हो रहा था, 2002 की बात है। 2002 में मैं इनॉग्रेशन बुलेटिन पढ़ने वाला पहला शख्स था, जिसको आज न्यूज 18 के रूप में आप जानते हैं। बाद में अंबानी समूह ने उस टेलीविजन को खरीद लिया, और उस वक्त चेयरमैन थे रामोजी राव, आज भी हैं। रामोजी राव ने मुझे कहा कि भाई मैंने किसी बड़े दूरदर्श पत्रकार को नहीं बुलाया है, मैं एक युवा पत्रकार को बुलाया है, देखते हैं कि आज ये इनॉग्रेशन बुलेटिन आप पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। और उस दिन मेरा टेलीप्रिंटर भी हैंग हो गया था, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मैं खालिस पत्रकार था। पत्रकारिता एक्सीडेंटल नहीं हुई है हमारी,
पत्रकारिता मेरे जुनून में है, पत्रकारिता मेरे खून में है। क्या बात। इसलिए मैं पढ़ पाया इनॉग्रेशन बुलेटिन, वरना मैं टीपी रीडर हो जाता। मैं टेलीप्रॉम्प्टर अगर एक दिन के लिए ब्लॉक हो जाए, जैसा अभी व्यंग चला था हमारे प्रधानमंत्री जी का, टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ हो गया टेलीप्रॉम्प्टर, तो वो इधर उधर करने लगे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति, अगर आपको किसी सहारे की आदत लग जाए तो आप नहीं चल पाते। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिंट अपने रफ्तार से चलेगा, जो दूसरी पद्धति आ रही है, जो दूसरा तकनीक आ रहा है, वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। वो आपको मारेगा नहीं, बल्कि दोनों मिल करके सहयोगी हो करके बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। और देशोन्नति के प्रति तो मेरा व्यक्तिगत आभार है। व्यक्तिगत आभार इस रूप में है क्योंकि जब मैंने कोरोना के दौरान अभियान शुरू किया तो एक ही समूह था जो मेरे साथ खड़ा हुआ, और वो समूह और वो व्यक्ति प्रकाश कोहरे हैं और देशोन्नति। मेरे बहुत सारे पॉलिटिशियन फ्रेंड हैं, वो शक्ति में हैं कि आशुतोष जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं अपने पॉलिटिशियन मित्रों को कहता हूं कि आशुतोष जी सत्य के साथ रहेंगे, न्याय के साथ रहेंगे, और जहां सत्य और न्याय से समझौता होगा उसके खिलाफ खड़े हो जाए। इसलिए सत्य और न्याय को झुकने मत दीजिए, यहीं से देश की उन्नति है। आपको मालूम है हम किन बातों में उलझे हुए हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ज्ञान की बातें समाज के अंतिम तबके तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि एज ए नेशन वी आर नॉट यूनाइटेड, सो एज ए नेशन वी मस्ट बी यूनाइटेड। ये हम लोगों को होना पड़ेगा। अगर हम यूनाइट नहीं होंगे, खंडित रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आपको मालूम नहीं है कि आपके पैसे पर आपका कोई अख्तियार नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि आपके ब्यूरोक्रेसी पर आपका कोई अख्तियार नहीं है, आपके पॉलिटिशियन पर आपका कोई अख्तियार नहीं है। हम कहीं से भी आजाद नहीं हैं। ये आजादी संपूर्ण थी। आपको मालूम है वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे रिजर्व बैंक का क्या करार है? किसी को नहीं मालूम। ये मालूम करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक और सरकार का क्या तात्पर्य है? हमारा कितना पैसा ₹1.47 में जो $1 के बराबर था, आज ₹77 हो गया। ये क्यों नीचे चला गया? मैंने एक कार्यक्रम किया था कुछ दिन पहले, वोट और नोट पर कब्जे की तैयारी। जिनके साथ मैं बातचीत कर रहा था, मैंने ही एडिट किया। मैंने कहा कि तैयारी नहीं है, ये कब्जा हो चुका है, वोट पर भी और नोट पर भी। इस देश के 10 समूहों के पास 80% आपका धन केंद्रित हो गया। क्या ये डेमोक्रेसी है? एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वेल्थ क्रिएटर, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी wealthiest person, any businessman, any corporate, no, not at all. लेकिन मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेल्थ कैसे होगा, जनतांत्रिकरण कैसे होगा संपत्ति का। अगर संपत्ति कुछ हाथों में समाहित होगा तो कल कहेगा कि मेरा एयरलाइंस है, आप भारत सरकार ने कहा है मास्क नहीं लगाने के लिए, लेकिन मेरे एयरलाइंस में मेरी चलेगी, बात खत्म है और आप नहीं जा सकेंगे एयरलाइंस। ये हुआ कोरोना के समय। कोरोना पर इतनी बातें हो गई हैं कि कैसे जिसने वैक्सीन बनाया, कहां से वायरस की उत्पत्ति हुई। हमने इसी संघ के एक बड़े प्रमुख को, जो दूसरे प्रमुख है, टेलीफोन पर हमने उनको कहा कि सरकार को मांग करनी चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले को मैंने कहा कि सरकार को मांग करनी चाहिए कि वायरस की असल कहानी क्या है, इसकी जांच हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि हां, भारत सरकार इसकी मांग करेगी।
आज तक WHO अक्टूबर 2021 में जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? अभी नया हेल्थ बिल आने वाला है। अभी जो किरण जोहरे साहब आपको कह रहे हैं कि हम दूसरी बातों में उलझे हुए हैं, दुनिया कहां चलेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। न्यूरालिंक भी प्रोजेक्ट हो रहा है और टेस्ला, अभी दुनिया में देखिए वॉर कैसा चल रहा है। ट्विटर को खरीद लिया एलन मस्क ने, और एलन मस्क और गेट्स के बीच में वॉर छिड़ा हुआ है, और गेट्स, फॉची और बाइडेन, ये गैंग मिल करके पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिया हुआ है। कोई सवाल नहीं उठा। हमारी पूरी की पूरी मीडिया, सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण, वकील प्रशांत भूषण ने मुझे कहा कि आशुतोष मैं हैरान हूं कि द सो कॉल्ड द वायर, स्क्रॉल, एनडीटीवी, सो कॉल्ड एंटी एस्टैब्लिशमेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना पर मुंह बंद। आज तक टेलीविजन के पुराने एडिटोरियल डायरेक्टर अब नहीं है, उनका एक पोर्टल आता है सत्य हिंदी, मैंने उन्हें कहा कि जरा इस पर शोध कीजिए, इस पर विचार कीजिए। ना जी भैया, इसको रहने दो। यह है एजेंडा मीडिया और गोदी मीडिया की कहानी। कोई न्याय नहीं कर रहा है, कोई किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे देश का उन्नति नहीं होगा। इसलिए आज देशोन्नति के मंच पर मैं खड़ा हूं और मैं आप सबका आह्वान कर रहा हूं कि भारत के निर्माण के लिए देशोन्नति का निर्माण कीजिए। देशोन्नति मुखर है, और इसलिए जब इन्होंने कहा न खींचो न कमानो को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, देशोन्नति को आगे बढ़ाते रहिए। मैं भरोसा देता हूं कि देशोन्नति न सिर्फ देश में, अब तो मैं तैयारी कर रहा हूं पूरी दुनिया में ले जाने का, और हम ग्लोबली इसको ले जाएंगे। ये मैं आपको भरोसा देता हूं। ये जो हम ग्लोबल चर्चा कर रहे हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लाने की, OTT लाने की, वो जल्द ही आपको लगभग 1 से 1.5 महीने में आपको दिखने लगेगा हम OTT प्लेटफॉर्म पे हैं, और तब शायद हम बाइडेन को चुनौती दे पाएंगे। आज हमने यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर दिया। भारत के महान डॉक्टरों, महान साइंटिस्टों और दुनिया भर के डॉक्टरों के सहयोग से WHO को चुनौती दे रहे हैं। कल्पना नहीं कोई कर सकता है, लेकिन प्रकाश जी पोरे, अविनाश जी जैसे लोग और आप जैसे तमाम लोग सब खड़े हो गए। मुंबई में नीलेश जी, प्रशांत जी, सबकी टीम खड़ी हो गई, और आज डॉक्टर अरविंद कुशवाहा आपके नागपुर एम्स में हैं, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, डॉक्टर रमन भास्कर, डॉक्टर बीना राघव, ये सारे लोग, डॉक्टर माया बलेचा, डॉक्टर ललित आनंदे, तमाम देश के नामचीन डॉक्टर साहब के साथ खड़े हो गए, और उन्होंने चुनौती दे दिया WHO के इस गेम प्लान को, और हम WHO को बेनकाब कर रहे हैं। आज सरकार और WHO के बीच में छिड़ी हुई है लड़ाई। WHO कह रहा है 47 लाख मर गया, भारत सरकार कह रही है 5-6 लाख मरा। दोनों झूठ बोल रहे हैं, हम दोनों को एक्सपोज कर रहे हैं। इसीलिए ये लड़ाई अब देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है, क्योंकि आर्थिक रूप से हम विपन्न हैं, हम जातियों में खंडित हैं, हम धर्म में खंडित हैं, हम संप्रदाय में खंडित हैं, भाषाई आधार पर खंडित हैं, रीजनलिज्म का चलन है, और ये सब कंट्रोल हो रहा है सिटी ऑफ लंदन से। आपको हैरानी होगी कि एलिजाबेथ जब चाहेगी तब ऑस्ट्रेलिया की चुनी हुई सरकार को डिसमिस कर सकती है। यह अधिकार आज भी एलिजाबेथ क्वीन के पास है। आज भी एलिजाबेथ दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉर्ड है। आज भी कनाडा का प्रधानमंत्री किसके नाम का ओथ लेता है? महारानी इंग्लैंड के नाम का ओथ लेता है कनाडा। कनाडा में क्या हुआ? ट्रकर्स कॉन्वॉय आ गया, मूवमेंट शुरू हो गया ये कोरोना काल में। अमेरिका में अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी विरोध कर रही है, बाइडेन को एक्सपोज कर रहा है। भारत में हमारा अपोजिशन क्या कर रहा है?
राहुल गांधी को पूछिए, अखिलेश यादव को पूछिए, बाकी तमाम नेताओं को पूछिए। लेकिन मुझे एक थोड़ी अच्छी बात लगी कि अखिलेश यादव ने पिछले दिनों विधानसभा में योगी जी को उत्तर देते हुए कहा कि भाई आपको भी कोविड हुआ, मुझे भी कोविड हुआ, आपने टीका ले लिया, मैंने टीका नहीं लिया, लेकिन मुझे दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ, आपको दोबारा भी इन्फेक्शन हो गया। इसका मतलब है कि कोविड का जो वैक्सीन है वो काम नहीं कर रहा, वो आपको दोबारा इन्फेक्ट कर रहा। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गई, आलोचनात्मक जो हमारा स्किल है, इसीलिए कहते हैं कि डिसएग्रीमेंट, समाज में डिसएग्रीमेंट हो तो हमें ये धारणा विकसित करनी पड़ेगी, अग्री टू डिसएग्री, देयर शुड बी ए स्पेस फॉर डिसएग्रीमेंट। इफ यू डिसएग्री विथ मी, इवन देन आई कैन सिट विथ यू। ये जो धारणा है इसको विकसित करनी पड़ेगी और ये हमको समाज में ले जाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज सर्वसमावेशी समाज होगा। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, वक्त की कमी है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे आपसे और भी मुलाकात होती रहेगी, लेकिन हम सर्वसमावेशी समाज बनाने के लिए पत्रकारिता का ढाल मजबूत करेंगे। एक और बात, हम इवन सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, हाई कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। एक बात समझिए, डेमोक्रेसी में सरकार देश नहीं होता है, सरकार एक फंक्शनल बॉडी है। So that is why I used to say that we are not under you, under whom? Under government. No, we are parallel to you. We are parallel to judiciary. We are parallel to executive. इस भाव को जब अपने अंदर आप लाएंगे, भाई जज हैं आप, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप कोई अनाप शनाप निर्णय दे देंगे तो उस पर हम चुनौती देंगे, ये करने का अधिकार है हमको, हम वॉचडॉग हैं। So we are not under you, we are parallel to you, and whenever and wherever, if you will commit mistake, we shall expose you. That is our fundamental right. और इसी राइट को हमको लेके जाना है, इसलिए हर पत्रकार को, डीएम साहब आ गए, एसपी साहब आ गए, एसपी साहब खड़े हो गए, आज मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्रियों के पीछे चलना छोड़ दीजिए। मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहता हूं कि मंत्रियों के पीछे चलना छोड़ दीजिए, उनके साथ फोटो खिंचाना बंद कर दीजिए। ये जो मंत्री परिषद है उसको आपने इलेक्ट किया है और हमने उनको कुछ अधिकार दिए हैं, वो करना है, उसके बाद उनको चले जाना है। पॉलिटिक्स हैज बिकम प्रोफेशन। तो हमें, और आज के दौर में, ये आज के दौर में हर कालखंड में देखिए, हमेशा मैं ये भी कहूंगा कि आज बहुत ही संक्रमण के दौर से भारत गुजर रहा है, बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। खतरनाक सिचुएशन तो तब भी था जब इमरजेंसी लागू हुई थी, तब भी था जब दिल्ली में बिजली काट दी गई थी अखबारों की और सबको जेल भेज दिया गया, वो भी खतरनाक था। हर कालखंड में सत्ता का ये संस्कार है, वो आपको दबाने की कोशिश करता रहेगा। हम और आप भी अगर सत्ता में चले जाएंगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी ही भाषा आप बोलें, लेकिन ये पत्रकारों के लिए, अब पत्रकारों को देश में जगना पड़ेगा। हाँ, आप उसकी जो व्यावसायिकता है उसको कैसे ठीक किया जाए, वो भी एक चुनौती है। और उस व्यावसायिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए कि हमारा घर भी चले, हमारा परिवार भी चले। ऐसा नहीं कि जो घर फूको आप लोग चलो हमारे साथ, वो ऐसा नहीं होगा। आंदोलन अभी कह रहे हैं कि भूखे पेट तो नहीं होगा, तो आंदोलन के लिए भी आपको शस्त्र की आवश्यकता होगी, अस्त्र की आवश्यकता होगी, ज्ञान तभी प्रस्फुटित होगा, अन्यथा ज्ञान तो दब जाएगा। इसलिए ज्ञान के साथ आपकी आर्थिक शक्ति भी बढ़े, इस पर भी हम सबको ध्यान देना पड़ेगा आने वाले दिनों। लेकिन पत्रकारिता के उसूल को जगाइए, ये मैं देशोन्नति के पत्रकारों से मेरी अपील है और आपसे ये गुजारिश है कि उसके जुनून को बढ़ाइए। हमारा देश बचेगा, अन्यथा देश नहीं बचेगा, क्योंकि सबने सरेंडर कर दिया। सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। क्या विपक्ष, क्या पक्ष, क्या मीडिया, क्या गोदी, क्या एजेंडा, सबके सब एक ही लाइन पर खड़े हैं। इसलिए हमारी स्थिति जो है अभी चिंतनीय है। और हम समझते हैं कि सत्ता में भी जो बैठे लोग हैं वो भी इससे बहुत आह्लादित हो रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो हमारे एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं, वो उल्लेख करते रहते हैं, आप जानते हैं, हालांकि भाजपा में थे, आजकल विरोध में हैं, अरुण शौरी साहब कहते हैं कि भाई हम तो किराए पर हैं,
वो तो किराए पर हैं, जो अभी हैं वो कल नहीं होंगे। तो हम ये सारा मसनद हमारा थोड़ी रहेगा आने वाले हजारों वर्षों तक। आप भी जा सकते हैं सत्ता से। इसलिए मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आग्रह करता हूं कि कृपा करके ये जो चलन शुरू हो रहा है, मैं कल प्रकाश जी के साथ एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में गया था और वो लोग सब कह रहे थे कि भाई साहब अब तो ऐसा हो गया है कि ये 2 करोड़ इसको, 3 करोड़ इसको, 4 करोड़ इसको, गाना फिक्स है भैया, सारा माल फिक्स है, सारा माल फिक्स है। करना क्या है उसके बदले? करना यह है कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं। तो भाई साहब ऐसा है कि पहले भी ऐसा होता था। मैं सरकारों को ये कहता हूं, ये ध्यान से सुन ले सरकार, विज्ञापन देना आपका प्रेरोगेटिव नहीं है। विज्ञापन जारी करना आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि विंस एंड फैंसी पे लाइक डिसलाइक पे एक्स को देंगे, वाई को नहीं देंगे, और वाई को नहीं देंगे, जेड को देंगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। विज्ञापन देना आपकी जिम्मेदारी है। और जो अधिकारी, हाँ दिक्कत क्या है और मैं बताता हूं। दिक्कत यह है, दिक्कत हमारे अंदर खुद है। हम पत्रकारों ने अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया। करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, छापते कुछ हैं। तो जब हमारे अंदर दोष रहेगा तो बेईमान अधिकारी तो हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठा हुआ है, तो फिर वो एक्सप्लॉइट करेगा। इसलिए पूरे कुएं में भांग चला गया, इसलिए उस पूरे कुएं को बंद करना पड़ेगा। नई पैरेलल आपको सत्ता देनी पड़ेगी। सत्ता का मतलब है पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसमें बहुत मजबूती चाहिए, उसमें बहुत मजबूती चाहिए, और उसमें एक प्रकार की फकीरी भी चाहिए। फकीरी के तो मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप लंगूटी लेके चले जाए। फकीरी से तात्पर्य है कि आपकी कथनी और आपकी करनी में एक सामंजस्य हो, एक मेल हो। आप जो कहें वो करें, नहीं तो नहीं करें, नहीं तो नहीं कहें, दोनों आपके पास है। ना तो कहें ना तो करें। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो ना कहते हैं ना करते हैं। उसको कोई अच्छी बात आप बताने लगेंगे, वो आंख मुंह मिलेगा, कान भी बंद कर लेगा। ना तो मुझे देखना है ना मैं सुनना है, क्योंकि मुझे गलती करना है। तो ऐसे ये जो वर्ग है, इसका विस्तार तेजी से होने लगा है, इसको रोकिए, नहीं तो आपकी संतति आने वाली जो पीढ़ी है वो उसका दंश उसको झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। देशोन्नति के साथ इस देश का भी उन्नति सन्निहित है। और नए OTT प्लेटफॉर्म की आज मैं ये घोषणा भी करता हूं। आने वाले दिनों में हम एक बड़ी सभा करेंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम अपने OTT प्लेटफॉर्म के बारे में आप सबको जानकारी देंगे। उसकी तैयारी चल रही है। आपने बहुत गंभीरता से भूखे पेट हमें सुना। आपके प्रति हृदय से आभार, नमन, प्रणाम। भूख और भोजन के बीच में सिर्फ 5 मिनट का फासला बच गया है। श्री आशुतोष जी पाठक को आप सुन रहे थे बड़ी गंभीरता से, बहुत अच्छा बोले उन्होंने। OTT प्लेटफॉर्म की बात की, पत्रकारिता की बात की, शासन को हिला देने की बात की। हथियार और औजार अपने पास ही रखे जनाब। इनका जो भाषण का आशय था, आपके भाषण का आशय बोल रहा हूं पाठक जी, आपके भाषण का आशय दो पंक्तियों में कि हथियार और औजार अपने पास ही रखे जनाब। सरकार को कहें हथियार और औजार अपने पास ही रखे जनाब। अरे हम तो वो जमात है जो खंजर से नहीं कलम से काम चलाती।